नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। आज मैं आपके लिए विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। ये विज्ञान का पूरा सेक्शन आपके लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगा। भले ही आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, और पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जी हाँ दोस्तों, विज्ञान विषय से संबंधित 30 प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके लिए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लीनियस द्वारा रचित पुस्तक है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सी पुस्तक लीनियस द्वारा रचित पुस्तक है। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सी पुस्तक लीनियस द्वारा रचित पुस्तक है। बताइए, पेनुकोंडा, पेग्रेट, सिस्टेमा न्यूचरी या पंजाल। बताइए दोस्तों, लीनियस द्वारा रचित पुस्तक है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, सिस्टेमा न्यूचरी लीनियस द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट और दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अब वीडियो को लाइक करिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको बार बार मिलते रहें। दूसरा प्रश्न है हमारा, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। बताइए, थियोफ्रैक्टस को, अरस्तू को, डार्विन को या मेंडल को। बताइए दोस्तों, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, अरस्तू। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अरस्तू को कहा जाता है। जीव विज्ञान कह दें या जंतु विज्ञान कह दें, दोनों के जनक कौन है, अरस्तू हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, पक्षियों के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए, पक्षियों के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। गुलवर्ग, अमरम, अनर्थियोलॉजी या पोमोलॉजी। बताइए दोस्तों, पक्षियों के विज्ञान, जिसके अंतर्गत पक्षियों का पूरा अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, अनर्थियोलॉजी। अनर्थियोलॉजी पक्षियों के विज्ञान से संबंधित या पक्षियों के अध्ययन से संबंधित एक विज्ञान है। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट और चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथा प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं। अरस्तू को, मेंडल को, लीनियस को या बोली को। सभी प्रश्नों के क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट में करने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट में लिखकर भेजना है कि आप में 30 में से कितने प्रश्नों के उत्तर दिए। आपका सिलेक्शन पक्का। यदि आप 30 में 30 क्वेश्चन के सही जवाब देते हैं तो समझिए आपका विज्ञान का पोर्शन बेहद ही मजबूत है। देखिए दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लीनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, लीनियस को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाने वाला है, क्योंकि किसान संबंधी आंदोलन हो रहा है ना, तो धान में एमएसपी मांग रहे हैं, गेहूं में एमएसपी मांग रहे थे। इस बार इस क्वेश्चन को आना निश्चित है। बताइए दोस्तों, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। ओराइजा सटाइवा, बोस इंडिकस, मैजीफेरा इंडिका या राना टिग्ना। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से धान का वैज्ञानिक नाम कौन सा। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। कौन सा नाम है, वैज्ञानिक नाम है। चलिए दोस्तों, छठवां प्रश्न देखते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा छठवां प्रश्न है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, फियोक्रोमोसाइटोकोमा, नेचुटस, साइटोक्रोम या साइकोलॉजी। बताइए, कमेंट करके तुरंत बताइए कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही जवाब है कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, साइटोक्रोम। जी हाँ दोस्तों, साइटोक्रोम कोशिका विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आपको एक लाइक तो बनता है।
जी हाँ दोस्तों, 7वां प्रश्न है हमारा। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपने 30 में कितने सही किए। हमारा 7वां और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी कोशिका। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दिए गए विकल्पों में। अग्नाशय की सबसे लंबी कोशिका है, लीवर की सबसे लंबी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा की सबसे लंबी कोशिका है, या तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सबसे लंबी कोशिका किसकी है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। चलिए दोस्तों, 8वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 8वां और अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइए कमेंट करिए। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह यूपी पुलिस 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बताइए दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट 30 के 30 क्वेश्चन है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका को, राइबोसोम को, या लाइपोसोम को। बताइए दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। बताइए, ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आरपीएफ, जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की झड़ी चल रही है, नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। बताइए, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, सेंट्रोसोम को, या कोशिका को। बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, दूसरा इज द राइट आंसर, तीसरा इज द राइट आंसर, चौथा इज द राइट आंसर। बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। अब तक आपने कमेंट में लिखकर नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर करना है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए दोस्तों, 10वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 10वां और अगला प्रश्न है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये आपके अगले एग्जाम में, चाहे आप जिसका एग्जाम दे रहे हो, यह आपके अगले एग्जाम में आने वाला है। 10वां प्रश्न है हमारा, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है। साइटोक्रोम, गुआनिन, अनुलिपीकरण, या माइटोसिस। बताइए दोस्तों, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, अनुलिपीकरण। क्या कहलाता है डीएनए से आरएनए का बनना, अनुलिपीकरण। इसी को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। लिख दीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलिपीकरण। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बहार है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइए दोस्तों, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए व प्रोटीन के, आरएनए व प्रोटीन के, सेल तथा प्रोटीन के, या प्रोटीन तथा आरएनए के। बताइए दोस्तों, गुणसूत्र किसके बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, डीएनए व प्रोटीन के। डीएनए व प्रोटीन के जो है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है, आरएनए का पूरा नाम। जी हाँ दोस्तों, आरएनए का पूरा नाम बताइए। बताइए दोस्तों, आरएनए का पूरा नाम क्या है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, या राइबोसोम अम्ल, या ऑक्सी राइबोसोम अम्ल। बताइए दोस्तों, कमेंट करके तुरंत बताइए कि आरएनए का पूरा नाम क्या है। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट जवाब, बहुत ही शानदार। अधिकतर लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल किसका पूरा नाम है, आरएनए का। दोस्तों, आपके लिए एक और कमेंट में आप जवाब दीजिएगा एक प्रश्न का, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में बताइए फटाफट, डीएनए का पूरा नाम क्या है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, बताइए, मनुष्यों में जो गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 46, 23, 32 या 64। बताइए दोस्तों कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, 46। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। पहला इज द राइट आंसर, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। वहीं अगर हम जोड़े की बात करें तो मनुष्यों में गुणसूत्र जोड़े के रूप में
23 होंगे। 23 आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि हमने गुणसूत्रों की संख्या पूछी है, तो गुणसूत्रों की संख्या हमारी कितनी है, 46 है। लेकिन अगर जोड़े में कहा जाए तो जोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23 है। इसलिए पहला इज द राइट आंसर, पहला इज द राइट आंसर 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। चलिए दोस्तों 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लयमार्क द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। जी हाँ दोस्तों, लयमार्क द्वारा ये 4 पुस्तकों के नाम दिए गए। इन चारों पुस्तकों में आपको ये बताना है कि लयमार्कवाद द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि किस पुस्तक को लयमार्कवाद ने लिखा है। ओपन को, द राइट ऑफ मैन को, फर्स्ट पर्सन को, या फिलोसफी ऑफ जूलॉजिकल को। बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, फिलोसफी ऑफ जूलॉजिकल किसकी रचना है, लयमार्कवाद की रचना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है, उपमार्जित लक्षणों की वंशक गति का सिद्धांत किसने दिया है। बताइए दोस्तों, उपमार्जित का मतलब है वातावरण के साथ जिन अंगों को हम प्राप्त कर लेते हैं उन्हें उपमार्जित लक्षणों की वंशक गति का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे जिराफ का, यानी वातावरण से उसने संघर्ष किया और धीरे धीरे उसकी अगली जो गर्दन थी वो लंबी हो गई अगली पीढ़ी में, तो उसे उपमार्जित, यानी उसने ये लक्षण अपने वातावरण से अर्जित किए हैं और इसको आनुवांशिक रूप में बदल दिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, उपमार्जित लक्षणों की वंशक गति का सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों, उपमार्जित लक्षणों की वंशक गति का सिद्धांत किसने दिया था। डार्विन ने, लयमार्कवाद ने, ह्यूम ने, या पाश्चर ने। बताइए दोस्तों, उपमार्जित लक्षणों की वंशक गति का सिद्धांत किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, लयमार्कवाद। किसने दिया था उपमार्जित लक्षणों की वंशक गति का सिद्धांत, लयमार्कवाद ने उपमार्जित लक्षणों की वंशक गति का सिद्धांत दिया था। चलिए दोस्तों अपना 16वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि मेंडल ने आनुवांशिकता में प्रयोग किया था। मेंडल ने आनुवांशिकता पर प्रयोग किया था, तो पौधे का नाम बताना है कि मेंडल ने किस पौधे पर आनुवांशिकता संबंधी अध्ययन किया था, या आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किया था, किस पौधे पर किया था। गेहूं पर, आम पर, चना पर, या मटर पर। बताइए दोस्तों, मेंडल ने किस पौधे पर आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, मटर पर मेंडल ने प्रयोग किया था। आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किस पर किया था, मटर के पौधे पर। चलिए दोस्तों 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 17वें नंबर का प्रश्न है, जीवधारी के ऐसे लक्षण। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, यानी सामने दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवधारियों के ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। बताइए दोस्तों, जीवधारियों के ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। जीनोफाइट, फिनोफाइट, होमोफाइट, लियोफाइट। बताइए दोस्तों, कमेंट करके फटाफट बताइए कि जीवधारी के ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिनोफाइट। क्या बोलते हैं उसको, फिनोफाइट बोलते हैं। जीवधारी के ऐसे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिनोफाइट कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कमेंट करके बताइए, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यही उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिएगा आप पेपर उठा के। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कोशिका भित्ति पाई जाती है। बताइए दोस्तों, 18वें नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, या दोनों में नहीं पाई जाती, या दोनों में पाई जाती है। बताइए दोस्तों कमेंट करके, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, पादप कोशिकाओं में। दूसरा इज द राइट आंसर, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए दोस्तों 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 19वें नंबर का प्रश्न है, शैवालों को अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके द्वारा हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइट्स, या फिनोफाइट्स। बताइए दोस्तों कमेंट करके, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। पेले को, मैरी कॉम को, इथान थोपे को, या लुईस पास्चर को। तुरंत कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये अधिकतर लोगों के जवाब सही आने चाहिए कि लुईस पास्चर को कहते हैं, इथान थोपे को कहते हैं, मैरी कॉम को कहते हैं, कि पेले को कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को हम सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। चलिए दोस्तों 21वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वां प्रश्न है, सबसे छोटा अमृतबीजी पौधा है। बताइए दोस्तों,
दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटा अमृतबीजी पौधा किसका है? जैमिया पिग्मिया का, आर्किड का, साइकस का या वुल्फिया का? बताइए दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटा अमृतबीजी पौधा कौन सा है? आर्किड है, बिल्कुल गलत। साइकस है, गलत। वुल्फिया है, गलत। पहला हमारा इधर राइट आंसर जैमिया। जी हाँ दोस्तों, जैमिया पिग्मिया क्या है? अमृतबीजी सबसे छोटा पौधा है। अमृतबीजी सबसे छोटा पौधा है जैमिया पिग्मिया। चलिए दोस्तों 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 22वां नंबर का प्रश्न है ऑक्सिन्स। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो है पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। एक क्या है? पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? मिलर ने, लिथर ने, ब्रियान ने या डार्विन ने? बताइए दोस्तों, ऑक्सिन्स की खोज जो पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन्स है, इसकी खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर डार्विन। डार्विन ने ऑक्सिन्स जो पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है उसकी खोज की थी। चलिए दोस्तों 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र। ये सही से टाइप नहीं हो पाया दोस्तों, इसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूं मैं इसके लिए। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? बताइए दोस्तों। C6H12, C6H12O6 ये है ग्लूकोज का सूत्र, या C6H6 या CO या N2H2O2? बताइए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही जवाब कौन सा है? ग्लूकोज यानी शक्कर, इसका सूत्र कौन सा? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। चलिए दोस्तों हम 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 24वें नंबर का प्रश्न है फल का निर्माण पौधे के किस भाग से होता है? बताइए दोस्तों, फल का निर्माण जो हम लोग खाते हैं ना भोजन के रूप में, इसका निर्माण पौधे के किस भाग से होता है? जाइलम से, फ्लोएम से, अंडाशय से या जीनोम से? फल का निर्माण पौधे के किस भाग से होता है? बताइए दोस्तों, फल का निर्माण पौधे के किस भाग से होता है? जी हाँ दोस्तों, पहला तीसरा इज द राइट आंसर अंडाशय। फल का निर्माण कैसे होता है? अंडाशय, पौधे के अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों 25वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 25वां प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 25वें नंबर का, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है? जैमिया पिग्मिया में, आर्किड में, साइकस में या वुल्फिया में? बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा बीजांड किस पौधे में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर कमेंट करके बताइए। कमेंट करके तुरंत बताइए कि सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर साइकस। साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है। किसका होता है? साइकस का। तीसरा इज द राइट आंसर साइकस का सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। चलिए दोस्तों 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको तो पेपर में आना ही आना, इसको नोट कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धान में खैरा रोग, जी हाँ दोस्तों, जो धान कभी कभी खैरा खैरा हो जाता है, किस तत्व की कमी से होता है? किसानों से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। यदि आप नहीं बता पाए तो जो खेती करता हो किसान, जो आपके आसपास रहता हो, उससे पूछ लीजिएगा कि धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग। यदि आप खेती किसानी से रहने वाले लोग होंगे या खेती किसानी से जुड़े होंगे या करते होंगे तो आपको ये पता होगा धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से, तांबे की कमी से, जस्ते की कमी से या नाइट्रोजन की कमी से? बताइए दोस्तों, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जी हाँ दोस्तों, जस्ता। जी हाँ दोस्तों, जस्ता इज द राइट आंसर। तीसरा इज द राइट आंसर जस्ता। चलिए दोस्तों 27वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। पौधों में फूल खिलने वाला हार्मोन्स कौन सा? जी हाँ दोस्तों, पौधों में फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कौन सा? एथिलीन, साइटोक्रोम, फ्लोरिजेंस या साइटोसिन्स? बताइए दोस्तों, पौधों में फूल खिलाने के लिए कौन सा हार्मोन्स है, या पौधों में जब फूल खिलता है किस हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण या किस हार्मोन्स के कारण पौधे में फूल खिलता है? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस जो है फूल खिलने में, पौधों को फूल खिलाने में मदद करने वाला एक हार्मोन्स है। चलिए दोस्तों 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है पारा युक्त। जी हाँ दोस्तों, पारा यानी मरकरी युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? बताइए दोस्तों, पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? आस्टबेस्टिस, मिनीमाता, मिलाइन या कोलेस्ट्रोल? बताइए दोस्तों, पारा युक्त यानी मरकरी Hg पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, मिनीमता यानी पारा युक्त जल, लंबे समय तक पारा युक्त जल पीने से मिनीमता रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है एपीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, एपीकल्चर दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, एपीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दूध से,
मछली से, मधुमक्खी से या चींटी से? बताइए दोस्तों। एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, 30वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 30वां और अंतिम प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। जी हाँ दोस्तों, बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? राना ट्रिगना, मैंजीफेरा इंडिकस, होमो सैपियंस या ओराइजा सटाइवा? बताइए दोस्तों, हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक भाषा का नाम है होमो सैपियंस। नमस्कार साथियों, आज ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।